हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के हिंदी से पाठ संख्या 5, जिसका शीर्षक है गलता लोहा। इस पाठ का सारांश जानेंगे। सबसे पहले लेखक का परिचय जानते हैं। इस पाठ के लेखक हैं शेखर जोशी, जिनका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा में 1932 ईस्वी में हुआ। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई थी और 20वीं सदी के छठे दशक में हिंदी कहानी में बड़े परिवर्तन हुए। इस समय एक साथ कई युवा कहानीकारों ने परंपरागत तरीके से हटकर नई तरह की कहानियां लिखनी शुरू कर दी। इस तरह की कहानियों की विद्या साहित्य जगत के केंद्र में आकर खड़ी हुई। इस नए उठान को नई कहानी आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन में शेखर जोशी का स्थान सबसे ऊंचा है। इनके साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें सबसे पहले सम्मान प्राप्त हुआ। शेखर जोशी की कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका इनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ की बारीक नुक्तों को पकड़ने और प्रस्तुत करते हैं। इनके रचना संसार के गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में इनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। गलता लोहा शेखर जोशी द्वारा लिखित एक ऐसी कहानी है जिसमें आधुनिक जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण किया गया है। यहाँ लेखक ने जातीय अभियान को पिघलते और उसे एक रचनात्मक कार्य में ढलते हुए दिखाया है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कारणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, उतना वास्तविक अर्थ की गंभीरता अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उसकी मनोदशा तक पहुंचता है, जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाती है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। पाठ का सारांश इस तरह से है। मोहन के पिता बंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की है। पुरोहिती का मतलब होता है पंडिताई या पूजा पाठ। अब वह वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम या व्रत उपवास नहीं होता। उन्हें चंद्रदत्त, जो गांव का एक व्यक्ति हैं, उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं हो पा रही थी। मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने में वो कुशल नहीं था, मतलब पूजा पाठ करने में वो कुशल नहीं था। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला जाता है, लेकिन हंसुए की धार कुंद हो चुकी है, मतलब हंसुए की धार तेज नहीं है। उसे अपने दोस्त घनराम की याद आ गई। वह घनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुंचा। घनराम उसका सहपाठी था। सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाले। दोनों बचपन की यादों में खो गए। मोहन ने मास्टर त्रिलोकी सिंह के बारे में पूछा। धनराम ने बताया कि वो पिछले साल गुजर गए। दोनों हंसकर उनकी बातें करने लगे। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। वो मास्टर का चहेता शिष्य भी था। उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना दिया गया था। वे उसे कमजोर बच्चों का दंड देने का भी अधिकार देते थे। घनराम ने मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे भी खाए थे। घनराम उसके प्रति स्नेह व आदर का भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठ गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। घनराम गांव के खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह ही तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया। तीसरे दर्जे मतलब तीसरी क्लास तक। मास्टर जी का उसका विशेष ध्यान रखते थे। घनराम को 13 का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ। इसकी वजह से उसकी पिटाई होती थी। मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। घनराम डर या मंद बुद्धि होने के कारण 13 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। मास्टर जी ने व्यंग में कहा, तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इतना कहकर उन्हें थैले से 5-6 दरातियां एक तरह के हंसुआ होता है, निकालकर घनराम को धार लगाने के लिए पकड़ा दिया। हालांकि घनराम के पिता
घनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखा दी। विद्या सीखने के दौरान मास्टर त्रिलोकेश सिंह उसे अपनी पसंद के वेद चुनने की छूट देते थे, परंतु गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। घनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई। इससे उनके पिता बंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का सपना देखने लगे। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। वे कभी परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए, अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल उसे भेज दिया। शाम को थका मंदा मोहन घर लौटता तो पिता पुराण की कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। वर्षा के दिनों में मोहन नदी पार करे गांव के यजमान के घर रहता। एक दिन नदी में पानी कम था तथा मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में पानी बढ़ गया। किसी तरह से वे घर पहुंचकर इस घटना का जिक्र बंशीधर से किया। बंशीधर घबरा गए और मोहन को स्कूल न भेजा। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का एक युवक रमेश लखनऊ से घर आया था। उससे बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो वह उसे अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसके घर में पुराने बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसा रमेश ने बताया। बंशीधर को रमेश के रूप में भगवान मिल गया। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंचा। यहां से जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की महिलाओं के साथ साथ उसने गली के सभी औरतों के घर का काम करना शुरू कर दिया। रमेश बड़ा आदमी था, बड़ा बाबू था। वह मोहन को घरेलू नौकर की से अधिक हैसियत नहीं देता था। मोहन भी इस बात को समझता था। कह सुनकर उसे नजदीक के सामान्य से स्कूल में दाखिला करा दिया। कामों के बोझ व नए वातावरण के कारण वह अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। गर्मियों की छुट्टियों में भी तभी घर जा पाता जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता। उसे अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर शहर में ही रोक लिया जाता। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। बेरोजगारी का तर्क देकर उसे तकनीकी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 बरस के बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़े। इधर बंशीधर को अपने बेटे के अफसर बनने की उम्मीद थी। जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसे बहुत गहरा दुख हुआ। घनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ क्यों बोल दिया। घनराम ने उन्हें यही कहा कि मोहन लल्ला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। इस तरह मोहन और घनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बात करते रहे। घनराम ने हंसुए के फाल को बेत से निकालकर तपाया, फिर उसे धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। कामकाज के सिलसिले में वे खड़े खड़े बातचीत करके निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन घनराम की कार्यशाला यानी फैक्ट्री में बैठकर उसे काम को देखने लगा। घनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फैल नहीं पा रहा था, अतः लोहे ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक देखता रहा, फिर उसने दूसरी तरफ से पकड़कर लोहे को स्थिर कर दिया। नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे डाला। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर घनराम आश्चर्यचकित रहा। वह पुरोहित खानदान के युवक के द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था। घनराम के संकोच और धर्म संकट से उदासीन मोहन लोहे के छल्ले को त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है किस तरह एक पुरोहित ब्राह्मण समाज का एक युवक मोहन अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना कर चुका होता है कि एक समय उसे जातीय अभिमान बेमानी लगने लगती है और उसे जातीय आधार पर निर्मित भाईचारे की असलियत हकीकत मालूम होती है। उसे कोई भी काम छोटा प्रतीत नहीं होता, परंतु पाठ में मोहन ब्राह्मण होकर भी लोहार का काम करने में खुद को कभी छोटा महसूस नहीं करता।